हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अपने 11 चैप्टर खत्म हो चुके हैं वन शॉट सीरीज में। आज मैं लेकर आई हूं आपका 12वां चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारे सिर्फ कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। वी हैव टू कवर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 15। ये 3 चैप्टर्स अपने बचे हुए हैं। एम आई राइट? हाँ, 12वां चैप्टर है तो 3 बचेंगे, 15 टोटल चैप्टर्स है अपने को। तो आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी डिमांड पे है। आपका ऐसा बोलना था कि मैम पहले बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर करा दो, फिर उसके बाद तीनों में से मैं अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर लेके आ जाऊंगी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, डेफिनेटली आपके बोर्ड्स के पहले आपको सारे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ दिस इज यूजफुल फॉर बोथ एचएससी स्टूडेंट्स एज वेल एज एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट्स। आज के चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी का पूरा पार्ट शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगर मैं बोर्ड्स के वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स है, और सीईटी में अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें से आराम से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फटाक से याद दिला देती हूँ कि हमारा वरदान बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस क्रैश कोर्स के बैच में आपको 600 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि 2023 के पीवाईक्यूज हैं। प्लस आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, और एक एक क्वेश्चन में से कम आपको 120 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई जा रही हैं। तो इस क्रैश कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं और अगर आप हमारी दिए हुए मेथड को फॉलो करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपका आराम से 97 प्लस परसेंटाइल पहुंच सकता है। आपको सिर्फ शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करो, एक बार वरदान बैच चेक करो, और अगर तुमको सही लगे तो तुम ये बैच ले सकते हो, नहीं तो तुम सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है जिसमें आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यस एवरीबडी। उसके अलावा तुमको अगर कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है, तुमने ऑलरेडी ऑफलाइन एमएसटी सीईटी की क्लासेस लगाई हुई है, तो तुम फ्री मटेरियल ले सकते हो। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इस चैप्टर का वन शॉट पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? जब आप अपना साइंस को अप्लाई करते हो। टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस। आपने जो भी चीज पढ़ी हुई है जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो ताकि ह्यूमंस की लाइफ आप आसान कर सको, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे डेफिनेशन है, पर बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी में पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमंस की लाइफ कैसे अच्छी बना सकते हैं अपने साइंस के प्रिंसिपल को यूज करके। तो बायोटेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था कार्ल एरेकी ने 1990 में, जब वो लार्ज स्केल पिग का प्रोडक्शन कर रहे थे। पिग का प्रोडक्शन क्यों कर रहे थे? इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सीईटी क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था। बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग डेफिनेशन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, तो मतलब बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में कौन सा डेफिनेशन एक्सेप्ट होता है? ये वाला डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। So what is the definition according to OECD? It is the application of scientific and engineering principles. मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज, अपनी कंस्ट्रक्शन नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मटेरियल ऑब्टेन करते हो और उसमें से ह्यूमंस के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस प्रोसेस को, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ना बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिकल फील्ड्स आते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने की है बीएससी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एक्सेट्रा। तो जो बच्चे बोलते हैं ना अरे मैथमेटिक्स वाले का बायोलॉजी के फील्ड में कुछ काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ग्रिगोर जोहान मेंडल जो एक स्टैटिस्टिशियन थे, एक मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स प्रोफेसर थे, उनको बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हेरिडिटी। मतलब उनको इनहेरिटेंस के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज था जितना एक नॉर्मल बायोलॉजिकल पर्सन को भी नहीं था। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इज नॉट डिफरेंट। इनफैक्ट आगे जाके आपको पता चलेगा कि बायोस्टैटिस्टिक्स करके भी एक सब्जेक्ट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे के सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये भगवान के टाइम से, कृष्णा जी के टाइम से चलते आ रहा है, क्योंकि मक्खन बनाने का प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है।
ये किसको पता था? सिर्फ इतना पता था कि दूध से मक्खन बनता है। उसको नाम फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने दिया, इसीलिए लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो जो चीजें पहले से नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो चीजें पहले से वास्तविकता में है, उसको ऑब्जर्व करके जब हम उसको कोई नाम देते हैं तो बस उसी चीज को नई इन्वेंशन या रिसर्च या डिस्कवरी मान लिया जाता है। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे प्रोसेस आते हैं, ब्रेड बनाना, अल्कोहल फॉर्मेशन, केक इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और ये चीज तो इतने सालों से है कि लोगों को पता भी नहीं है कि ये कब से है, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि ये प्रोसेस कब से है और कैसे होते आए हैं। बस इतना पता है कि हाँ, जलेबी ऐसे बनती है, ढोकला ऐसे बनता है, इडली ऐसे बनता है, ब्रेड ऐसे बनता है। तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आ गया, जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अननोइंगली यूज करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैन्युपुलेट करके जब हम डीएनए में कुछ चेंजेस करते हैं, जेनेटिक चेंजेस करते हैं उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीईटी क्वेश्चन। इन्होंने हमको एक नया टेक्नोलॉजी दिया जिसको हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में हम डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, हम जेनेटिक चेंजेस करते हैं जिससे अपने को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अगर मैं ये देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो वैक्सीन प्रोडक्शन अपने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आज जो इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इतने सारे जो वैक्सीन अवेलेबल है, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के चमत्कार की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो अगर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो डिफरेंसेस देखें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, पहली चीज ये है कि इसमें हम अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब दही बनाने जितना आसान नहीं है ये, पर इसमें हम अलग अलग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, अलग अलग दूसरे फील्ड्स यूज करते हैं बायोलॉजी के। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग मशीन्स, अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसकी आपको ओनरशिप मिलती है, यानी कि उसका पेटेंटशिप आपको मिलता है, जो कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में नहीं था। ये किसी को नहीं पता कि पहली बार ढोकला किसने बनाया, या पहले बार इडली किसने बनाया, या पहले बार अल्कोहल किसने बनाया, पर यह पता है कि पहला वैक्सीन कब बना था, किसने बनाया था, किसके अगेंस्ट बनाया था। तो वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में आता है कि आपको आपके प्रोडक्ट के लिए ओनरशिप दिया जाता है ताकि आगे जाके पॉलिटिकल इंपैक्ट में आपके डिस्कवरी पे कोई असर ना पड़े या आपका हक आपसे ना छीना जा सके, ठीक है। नाउ कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज फोकस कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम ह्यूमन की लाइफ और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन से केमिकल्स हैं या कौन से एंजाइम्स हैं जो ये प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट हमने पढ़ा, इसमें से सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन और साइंटिस्ट के नाम आपको आ सकते हैं सीईटी या बोर्ड दोनों में। चलो अब देखते हैं प्रिंसिपल्स में क्या बताया गया। इसमें भी मैं आपको बताते जाऊंगी कि आपको बोर्ड और सीईटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टडी अहेड। तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने के चांसेस हैं। अब देखो इसमें क्या क्या बताया है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस पैराग्राफ में इतना खास कुछ नहीं है बताने के लिए। इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए हम दो टाइप के इंजीनियरिंग यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इसमें हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा चेंज करके अपने प्लांट, अपने एनिमल या अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में नई कैरेक्टरिस्टिक लाने की कोशिश करते हैं। और कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस बिना किसी केमिकल के तो हो नहीं सकता। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए आरएनए के साथ डील करते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में हम केमिकल्स की मदद से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इंटरफेरेंस से कंप्लीट हो सके, यानी कि मेंटेनिंग अ स्टेराइल कंडीशन एंड अवॉइडिंग एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो सिर्फ ओवरव्यू है और यहाँ पे भी आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। आप जीन्स को कब मैनिपुलेट करते हो, समझो किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कैंसर जीन एक्टिवेट हो गया है तो हम उस जीन को चेंज करते हैं। या मुझे किसी एनिमल में ज्यादा एग प्रोड्यूस करना है, जैसे चिकन है तो मैं उसका डीएनए चेंज कर सकती हूँ। या मुझे काऊ में ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करना है तो मैं उसका डीएनए चेंज कर सकती हूँ। या मुझे शुगर केन के प्लांट में ज्यादा शुगर केन का जूस चाहिए तो मैं उसमें जेनेटिक चेंजेस कर सकती हूँ। या मुझे किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का क्रॉप यील्ड बढ़ाना है तो मैं उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकती हूँ। या मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का
आई कलर चेंज करना है तो मैं उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकती हूँ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम हेल्दी जीन इंसर्ट कर सकते हैं, अनहेल्दी जीन को रिमूव कर सकते हैं, जो जीन है ही नहीं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जेनेटिक मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग, क्योंकि इसमें हम दो अलग अलग जीन को मिक्स भी कर सकते हैं या एक जीन की मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमको अलग अलग प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना एक जीन लेते हैं, उस जीन को हम उसके नॉर्मल लोकेशन से न्यू लोकेशन में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, और ये जो न्यू लोकेशन में जो जीन हमने ट्रांसफर की है, अब वो जीन सक्सेसफुली ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है वो रिप्रोडक्शन होने के बाद पता चलेगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म में मैंने नया जीन डाला, अब ये ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके बच्चों में वो जीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी से पता चलेगा मेरा ये प्रोसेस कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस की मदद लेते हैं, अलग अलग डिवाइसेस की मदद लेते हैं। क्योंकि देखो, बैक्टीरिया की बात करूं, प्लांट की बात करूं, एनिमल की बात करूं या ह्यूमंस की बात करूं, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका साइज अलग है, सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो जब हम डीएनए अलग करते हैं, जेनेटिक मटेरियल अलग करते हैं, ताकि हम इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सके, तो वो मेथड्स कौन से होते हैं, जेल परमिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा। हमको इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, यानी कि फ्लो ऑफ आयंस की मदद से आप जब किसी मटेरियल को सेपरेट करते हो। फोरोसिस मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखो, जब हम डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की जब मैं बात करती हूँ, तो डीएनए या आरएनए, इसके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है और ये फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगा के डीएनए को बैक्टीरिया में से खींच के बाहर निकालते हैं। मतलब देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा होता है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव एनोड लगा के रखा है और यहाँ पे हमने डीएनए डाला है। अब ये डीएनए नेगेटिव है और अंदर ये जेल है, ये जेल के ऊपर हमने वाटर का लिक्विड बिछाया हुआ है, और आपको भी पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, जब आप इसका पावर स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, नेगेटिव डीएनए देखो कैसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है, नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। और इसमें से जो डीएनए सबसे छोटा होगा, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। अब किसी डीएनए के पास 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और किसी डीएनए के पास 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो जिस डीएनए की लेंथ सबसे छोटी होगी वो डीएनए सबसे जल्दी जल्दी आगे जाएगा, क्योंकि छोटा है, लाइट है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड्स कम है। तो छोटा डीएनए जल्दी जल्दी भागता है, स्मॉल डीएनए मूव्स फास्टर एंड लार्जर डीएनए स्टेज बैक। तो इसकी वजह से आपको बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है कि जेल की मदद से, अगारोस जेल की मदद से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं और फिर उस डीएनए को हम स्टडी करके उसके जीन्स को हम स्टडी करते हैं, और उसमें से जो जो पार्ट हमको नहीं चाहिए वो कट करके जो पार्ट हमको चाहिए हम सिर्फ उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। पॉलीमरेज पॉलीएक्रिलामाइड अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा। तो ये सब नाम है, तुमको ये सब नहीं आएगा, तुमको सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा, और अगर पूछा तो पूछेंगे गिव वन एग्जांपल ऑफ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आप पेज या एसडीए पेज लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस का आपको सीईटी क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको ये बोर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका वन ऑफ द पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2022 या 23 में आया था, एक बार चेक कर लो, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है ऐप में, फ्री मटेरियल में। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है, हमारा जो भी जीन है जिसको हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उस जीन का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अपने को जो डीएनए चाहिए, जो जीन चाहिए, उस डीएनए का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी सेल के अंदर, तो उस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था, कैरी म्यूलिस ने 1985 में, in the form of extremely powerful technique called PCR. This is very 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 important question. PCR की मदद से आप अपने डिजायर्ड जीन की बिलियन कॉपीज बना सकते हो। बिलियन मतलब समझता है कितना, क्रोर्स ऑफ कॉपीज, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ, विथ हाई एक्यूरेसी एंड हाई स्पेसिफिक रेट, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में, क्योंकि एक कॉपी बनने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगता है। तो कुछ घंटों में आप इसकी करोड़ों कॉपी बना सकते हो, क्योंकि डीएनए जब मल्टीप्लाई होता है
तो वो मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक रेट में होता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सीधा मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक डिवाइस में होता है, ऑटोमेटिक मशीन में होता है, और उस मशीन को हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। ये आपके बोर्ड में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या सीईटी में भी आ सकता है कि पीसीआर रिएक्शन कौन से मशीन में होता है, थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर मतलब क्या होता है कि इसका टेम्परेचर अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो वो उसी टेम्परेचर के रेंज में अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेगा। पीसीआर प्रोसेस करने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, तो कौन सी चीजें चाहिए रहती है? सबसे पहले तो डीएनए सैंपल जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है, फिर आपको प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स की मदद पड़ेगी नए नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। टैग पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में एक खास चीज क्या है, देखो आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में कि डीएनए पॉलीमरेज की मदद से ही आपके डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनता है, तो ये वही पॉलीमरेज एंजाइम है, पर इसमें खासियत क्या है, इसका नाम है टैग। टी मतलब थर्मोफिलस, थर्मोफिलस, और एक्यू मतलब एक्वेटिकस। मतलब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमको वोल्केनिक रीजन से मिला है। ये एंजाइम 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, इसका टेम्परेचर का ऑप्टिमम कंडीशन अबव 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम डीएनए का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं तो हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अगर मैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज डालूंगी तो वो मर जाएगा, इसीलिए मुझे हाई टेम्परेचर वाला सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज में, आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। फिर हम बफर सोल्यूशन यूज करते हैं ताकि आपका डीएनए इजीली रेप्लिकेट हो सके, और ये आपका छोटा सा पीसीआर ट्यूब है। ऐसा आपका थर्मल साइक्लर मशीन दिखता है, इसमें आप ये छोटा सा ट्यूब डालते हो, इसी में आपके ये सारे केमिकल्स आ जाते हैं। तो देखो आपका पीसीआर प्रोसेस कैसे होता है, आपके पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको पहले हम सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं डीनेचुरेशन करके, फिर इसके पास हम प्राइमर्स लाके अटैच करते हैं। जैसे ही आपका प्राइमर अटैच हो गया तो आपका डीएनए पॉलीमरेज आके आपके डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाना चालू करता है। देखो ये आपका डीएनए सैंपल है, मतलब आपने बोन लिया, बोन में से आपने डीएनए निकाला, डीएनए में से आपने कोई स्पेसिफिक जीन रिमूव किया, आपको उस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब आप सोचोगे मैम मुझे जीन का कॉपी क्यों बनाना है, मेरे पास अगर एक डीएनए सैंपल है तो मैं उसी से रिसर्च कर लूंगा। लेकिन अगर समझो आपके पास जो ओरिजिनल डीएनए सैंपल था आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया तो अब आप बार बार थोड़ी ना तो वो डीएनए सैंपल जमा करते रहोगे, आपको कोई बार बार अपना ब्लड नहीं देने वाला है, या आपको अपना कोई बार बार हेयर का सैंपल या सलाइवा का सैंपल नहीं देगा डीएनए जमा करने के लिए। आपको कोई भी एक ही बार डीएनए का सैंपल देता है, और उस सैंपल की फिर आपको थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना के रेडी रखना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिसर्च करना हो तो आपके पास वो डीएनए का कॉपी रेडी रहना चाहिए, इसलिए आपको पीसीआर रिएक्शन करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होता है पीसीआर रिएक्शन का, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, अपने डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसको ब्रेक करना, बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। तो इसके लिए हम एकदम हाई टेम्परेचर लेके जाते हैं 95 डिग्री सेल्सियस। सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और उसका टेम्परेचर क्या है, बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, कितने डिग्रीज में होता है, 95 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इसमें पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जैसे ही आपका डीनेचुरेशन हुआ, आपने पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर दिया, आपने प्राइमर्स ऐड कर दिया, और आपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिया। अब जैसे ही डीनेचुरेशन हुआ है तो हम टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करेंगे, मतलब अब आपका सेकेंड स्टेप चालू होता है अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है, आपके डीएनए को थोड़ा कूल किया जाता है, 95 डिग्री से 55 डिग्री पे टेम्परेचर लाया जाता है, ताकि आपका प्राइमर्स अटैच हो जाए। एक बार आपका प्राइमर अटैचमेंट हो गया तो आपके पॉलीमरेज को डायरेक्शन मिल जाता है कि चलो चलो इधर पे जाके अपने को डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाना है। तो प्राइमर्स के पास पॉलीमरेज एंजाइम जाते हैं, और फिर ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनना चालू हो जाता है। तो जब आपका पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है तो आपका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है एवरेज। दूसरा स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग स्टेप में हम टेम्परेचर कम करते हैं, इसका टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज 55 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, या आप इसको प्राइमर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो या डीएनए एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। इसमें आपका जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यू स्ट्रैंड बनाना चालू करता है, और इसका एवरेज टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों स्टेप्स के नाम और उसका टेम्परेचर तीनों जरूरी है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, डीएनए सेपरेट किया, मॉलिक्यूल्स अंदर इंसर्ट किए, प्राइमर अटैच किया, अनीलिंग। प्राइमर अटैच होने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम जब गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट किया। अब सेकेंड साइकिल चालू होगा, ये साइकिल 1 खत्म, अब साइकिल 2 चालू होगा, फिर से सेम रिपीट,
डीनेचुरेशन, प्राइमर अटैचमेंट, अनीलिंग, पॉलीमरेज अटैचमेंट, एक्सटेंशन, नया स्ट्रैंड बना। अब आपके पास पहले सिर्फ एक स्ट्रैंड थी, अब आपके पास 4 स्ट्रैंड बन गई। अब इसका साइकिल 3 रिपीट होगा, साइकिल 3 में भी पूरा सेम प्रोसेस होगा, साइकिल 4, साइकिल 5, ऐसे जितना चाहिए उतना अनलिमिटेड साइकिल आप डाल सकते हो। आपका जो मशीन रहता है उस मशीन में आपको सिर्फ बोलना रहता है, मतलब ऐसे टाइप करके सेट करना रहता है कि मुझे इस डीएनए के इतने कॉपीज चाहिए। एक बार जब साइकिल होता है तो आपको 2 कॉपी मिलती है, 2 बार साइकिल रिपीट होगा तो 4 कॉपी मिलेगी। तो आपको ये साइकिल कितने बार रिपीट करना है, आपको सिर्फ ये उस मशीन में सेट करना रहता है और फिर वो मशीन अपना प्रोसेस कंटिन्यू चालू रखती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आपके डीएनए के बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल सकते हैं। पूरा एक साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है, इसमें आपका डीएनए प्रोसेस सेम साइकिल बार बार रिपीट करता है। अप्रोक्सीमेटली आपका पीसीआर मशीन जो है, थर्मल साइक्लर, वो एक डीएनए को 20 से 30 बार रिपीट करवाती है, जिससे आपको इसके मल्टीपल कॉपीज मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझो कि एक बार आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया, आपने पूरा का पूरा पीसीआर प्रोसेस खत्म किया, अब आपको उसमें से डिसाइड करना है कि आपको जो इतने सारे कॉपीज मिले इसमें से कौन सा डीएनए प्योर है, कौन सा नहीं है, या आपको कौन सा सैंपल इसमें से लेना है। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से आपको जो इतनी सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज मिली है, इसमें से आप कुछ कॉपीज को सिलेक्ट करके उसमें अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पीसीआर प्रोसेस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स में हम 3 चीजें यूज करते हैं, एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो जब भी हम डीएनए के साथ डील करते हैं तो डीएनए के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियेजेस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होती है, तो 2 टाइप के न्यूक्लियेजेस जो हमको बताए गए हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। देखो, जो एंजाइम डीएनए के ऊपर अटैक करके डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, ये आपका डीएनए है, यहाँ पे आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम 2 टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को साइड से कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को बीच में से कट करता है। ये देखो ऐसे, ये आपका एंडोन्यूक्लियस है, इसने डीएनए को बीच में से कट किया। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है ना, इसका मन करेगा तो ये कहीं पे भी डीएनए को कट नहीं करेगा, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास ही कट करता है, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो 1970 में ये पाया गया था कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ऐसे स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को पहचान कर डीएनए को उसी पार्ट पे कट करते हैं, और ऐसे एंजाइम का नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसके बारे में मैं एक खास चीज बताती हूँ, समझो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या बताया गया है कि ये आपका कोई बैक्टीरिया का सेल है, दिस इज योर बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए है, ओके, प्लस इसके पास एक स्पेशल एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये किसी भी फॉरेन डीएनए को अंदर आने नहीं देता है। तो समझो कि कोई वायरस ने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया, बैक्टीरियोफाज ने, और इस वायरस ने अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में छोड़ दिया, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुरंत अलर्ट हो जाता है और ये एंजाइम इस फॉरेन डीएनए को जाके खा लेता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ऐसे में खुद का डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करें? क्या अपना खुद का डीएनए सेफ है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के डीएनए को भी तो खा सकता है फॉरेन डीएनए समझ के। तो ऐसे में बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट है, वो पहले ही खुद के डीएनए को सेफ रखने के लिए अपने बाहर एक स्पेशल लेयर बनाता है। इस लेयर को हम बोलते हैं मिथाइलेशन, और ये मिथाइलेशन की मदद से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता चल जाता है कि अरे अरे मुझे इसको नहीं खाना है, ये तो मेरा ही डीएनए है, मुझे बाहर से आए हुए डीएनए को खाना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ फॉरेन डीएनए की ग्रोथ को रोकता है। सो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि द बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय वेरियस वायरल डीएनए विच एंटर द सेल, देयरबाय रेस्ट्रिक्टिंग द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द वायरस। तो ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या है कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही अटैक करता है। ये देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं भी अटैक नहीं करता, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही अटैक करता है, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। और ये एंजाइम्स हमको कहाँ से मिलते हैं? ये एंजाइम्स हमको मिलते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के सोर्सेज से। तो ये 4 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है जिससे हमको ये 4 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो आपका कोई डीएनए सैंपल है और उस डीएनए सैंपल का ये सीक्वेंस है GGATCC।
आपको ये डीएनए सीक्वेंस को कट करना है, तो आप यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, आप बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग है। देखो ध्यान से, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग है। तो ये RLU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से मिलता है। इसका नाम कैसे पड़ा, इसका जो जीनस का नाम है उसका फर्स्ट लेटर और जो स्पीशीज का नाम है उसके 2 लेटर, RLU1, 1 मतलब इसकी डिस्कवरी नंबर है। देन बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस H, BMH, BAM-H1, ECO R1, ECO R1, देन H इन्फ्लुएंजा का और RD का D, HIND2। तो ऐसे करके आपके ये एंजाइम्स के नाम पड़े हैं। ये आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, RLU1 कौन से बैक्टीरिया से आया, या E. coli से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है, ये हो गया। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ECO R1 कौन से रिकॉग्निशन साइट पे अटैक करता है। समझो आपको ये एंजाइम दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एंजाइम कहाँ पे अटैक करता है, कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट पे अटैक करता है। तो ये हमेशा G और A के बीच में कट बनाता है। तो देखो, जब आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को काटते हैं, आप बोलोगे मैम डीएनए को कट क्यों करना है, क्योंकि बच्चा आपको पूरा डीएनए स्टडी नहीं करना है। मेरे पास इतना बड़ा डीएनए है और इतने बड़े डीएनए में सिर्फ यहाँ पे कैंसर जीन एक्टिवेट हुआ है, तो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए स्टडी करने के लिए। तो ये पार्ट को मुझे कट करके इसका जीन बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। तो ये जो एंजाइम है वो आपके डीएनए को पहचानता है कि मुझे कहाँ पे जाके कट करना है और उतने पार्ट को कट करता है। पर कट करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ बच्चे सिंपल सीजर यूज करते हैं, सिंपल कट करते हैं। कुछ बच्चे जिगजैग वाला सीजर यूज करते हैं, जिसके वजह से जिगजैग कट मिलता है। तो देखो, जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्ट्रेट है तो आपको स्ट्रेट कट मिलेगा, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। पर जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस आड़ा टेढ़ा है तो उसकी वजह से आपको आड़ा टेढ़ा कट मिलता है, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स होने की वजह से देखो, ये आपका एक डीएनए है, ये आपका दूसरा डीएनए, ये दोनों डीएनए आपस में इजीली ज्वाइन हो जाते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। सो स्टिकी एंड मतलब जिगजैग कट और ब्लंट एंड मतलब स्ट्रेट कट। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम कौन सा कट देता है। ECO R1 कौन सा कट देता है, स्टिकी एंड। RLU1 कौन सा कट देता है, ब्लंट एंड। स्टिकी एंड का और एक नाम है, इसको हम कोहेसिव एंड भी बोलते हैं या इसको हम स्टैगर्ड एंड भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ एंडोन्यूक्लियस का काम करता है, डीएनए को बीच में से कट करेगा। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज्यादा फेमस है, they are more stable and they are used in our DNA technology because ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। ये खुद के डीएनए को भी सेव करते हैं प्लस दूसरे डीएनए को भी ब्रेक करते हैं। तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्यादा यूज किया जाता है आर डीएनए टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे अटैक करते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला सीक्वेंस देखो क्या दिखाई दे रहा है इधर पे, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, यहां से GAA, नीचे वाला यहां से GAA, TTC, TTC। मतलब अगर मैं ऐसा स्पेलिंग लिखूं नितिन, तो यहां से अगर मैं स्पेलिंग करूं तो भी NITIN आएगा, यहां से स्पेलिंग करूं तो भी NITIN आएगा। समझो मैं किसी बच्चे का नाम लिखती हूँ नयन, तो इसकी स्पेलिंग में यहां से स्पेलिंग करूंगी और यहां से स्पेलिंग करूंगी तो भी दोनों डायरेक्शन से मिरर रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। यहां से रीड करो या यहां से रीड करो, दोनों सेम होंगे। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे अटैक करता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जो नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का डेफिनेशन आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, और ECO R1 सॉरी बोर्ड्स में, और ECO R1 सबसे कॉमन पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब पैलिंड्रोमिक एंजाइम है जो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे अटैक करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या तो डीएनए को सीधा सीधा काटते हैं या तो टेढ़ा टेढ़ा काटते हैं। जब अपना डीएनए टेढ़ा कटता है तो उस एंड को कोहेसिव, स्टिकी या स्टैगर्ड एंड बोलते हैं। ये देखो ऐसा टेढ़ा कट जब अपने को मिलता है, ठीक है। चलो एक बार आपने डीएनए को काट दिया, मैंने इतना बड़ा डीएनए लिया था, उसमें से मैंने ये छोटा सा पार्ट कट करके निकाला। अब ये जो छोटा सा पार्ट है मेरे डीएनए का, इसको मुझे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए मुझे कोई तो ऐसा पोस्टमैन जैसा मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी जो इस डीएनए को यहाँ तक लेके जाए, क्योंकि ये डीएनए खुद चल के नहीं जा सकता। तो ऐसे में हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर को हम बोलते हैं व्हीकल डीएनए, क्योंकि ये अपने पैसेंजर को, ये डीएनए अपना पैसेंजर है,
पैसेंजर डीएनए को अपने टारगेट डीएनए तक लेकर जाना है, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है व्हीकल की। तो व्हीकल डीएनए को हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, पर सबसे ज्यादा बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर कौन से हैं, तो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये देखो, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीईटी एंड बोर्ड, कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, कॉस्मिड भी होता है एग्जाम्पल। बैक्टीरियोफाज नेचर में प्रेजेंट है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स दिया है। बट नेचर में, साइंस की फील्ड में सबसे ज्यादा कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। तो प्लाज्मिड के एग्जाम्पल्स और बैक्टीरियोफाज के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। प्लाज्मिड के एग्जाम्पल्स हैं PBr322, PBr320, PAC, YC177। ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड आपके लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, क्योंकि देखो नेचुरली जो अपने को प्लाज्मिड मिलता है, उन प्लाज्मिड के पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, हमको उनको लैब में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि जो प्लाज्मिड होते हैं, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, वो क्लोनिंग वेक्टर खुद एकदम सॉलिड होना चाहिए, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल कॉपी बनाने की जीन होनी चाहिए, उसके पास खुद के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जो डीएनए को लेके जा रहा है, वो डीएनए सक्सेसफुली अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लाज्मिड के पास ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इट शुड हैव unique cleavage site, it should have unique marker genes, etc etc, it should control elements like promoter and operator। ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर नेचुरली होती नहीं है, इसीलिए हमको ये प्रॉपर्टी डालनी पड़ती है। तो जब हम किसी प्लाज्मिड को लैब में मॉडिफाई करते हैं, तब जाके उसमें ये प्रॉपर्टीज आती है। और ऐसे प्लाज्मिड्स का एग्जांपल है PBr322। ये PBr मतलब क्या होता है, P मतलब प्लाज्मिड। दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्लाज्मिड बनाया, उनका नाम है बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स, और ये था प्लाज्मिड नंबर 322। फिर यहाँ पे आता है PUC। PUC मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ऐसे अलग अलग प्लाज्मिड्स का एग्जांपल आपको दिया जाता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस आर द क्लोनिंग वेक्टर्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। और प्लाज्मिड का अगर एग्जांपल पूछा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, तो PBr322, PBr320 लिख सकते हो, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है, PBr322। इट इज मोस्टली यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। अगर मैं देखो यहाँ पे प्लाज्मिड का एक सिंपल बात करूं, तो नॉर्मली प्लाज्मिड्स हम ऐसे यूज करते हैं जो ई कोलाई सेल में जाके रेप्लिकेट कर सके। हर एक साइंटिस्ट का फेवरेट बैक्टीरिया ई कोलाई क्यों है, क्योंकि ई कोलाई सेल 20 मिनट में रेप्लिकेशन करता है, फटाफट रेप्लिकेशन करता है। समझो आपने कोई नया जीन बनाया है, अब ये नया जीन कितना सक्सेसफुल है, ये मैं किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल के चेक करूंगी। ये मेरा न्यू जीन है और ये मेरा ई कोलाई का डीएनए है। अगर ये जीन सक्सेसफुल हुआ, तो जब ये ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा, तो मुझे इसके दोनों डॉटर सेल्स में न्यू जीन देखने को मिलेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मुझे इसके डॉटर सेल में नया जीन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सक्सेस रेट चेक करने के लिए हम ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं, और ई कोलाई बैक्टीरिया में ज्यादा करके प्लाज्मिड इजीली रेप्लिकेट होता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स के लिए अपने पास सॉइल में एक नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन आता है, विच प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, और इस बैक्टीरिया की वजह से अपने प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज होती है। क्राउन गॉल डिजीज मतलब क्या होता है, आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में आपको मोटे मोटे ट्यूमर फॉर्मेशन दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पास जो जीन है, टीआई प्लाज्मिड वाला जीन है, ये टीआई प्लाज्मिड वाला जीन जंपिंग जीन है। इस जीन की वजह से अपने प्लांट्स में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस जीन को निकाल के इसकी जगह पे, ये देखो हमने ये जीन लिया, इस जीन को निकाल के हमने इसकी जगह पे हेल्दी जीन डाला, हेल्दी जीन डाल के हमने न्यू प्लांट ग्रो किया, तो हमको नया कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट दिखा जिसमें ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। प्लस इस जीन के पास एक स्पेशल कैपेसिटी क्या थी कि ये जीन जंप करता है। तो जीन को हम अभी भी वैसे ही जंप करा रहे हैं, पर हमने उसमें हेल्दी प्रॉपर्टी डाल दी, उसका ट्यूमर का प्रॉपर्टी निकाल के हमने उसमें हेल्दी प्रॉपर्टी डाल दिया है, और फिर बोल दिया कि जा अब तेरे को जिधर जाके जंप करना है तो जंप कर, प्लांट बीमार होगा ही नहीं। तो प्लांट्स के लिए हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड। टी मतलब ट्यूमर, आई मतलब इंड्यूसिंग। टीआई प्लाज्मिड जो कहां से मिलता है अपने को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। और लास्ट में
आपने जो प्लास्मिड वेक्टर यूज किया है, अपना नया जीन लिया है, दोनों को कॉम्बिनेशन बना के आपने जो नया डीएनए बनाया है, ये डीएनए सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम जो टारगेट सेल यूज करते हैं, उस टारगेट सेल को हम बोलते हैं होस्ट बैक्टीरिया, या उसका दूसरा नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट। और ज्यादा करके साइंटिस्ट कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं होस्ट के लिए? इकोलाई। मोस्टली इकोलाई इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ न्यू डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आपने दो डीएनए मिक्स किया है, वेक्टर डीएनए और अपना टारगेट डीएनए आपने मिक्स किया है, पैसेंजर डीएनए, और फिर उसको आपने चेक किया कि वो आगे जाके सक्सेसफुली अपना रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब समझो मुझे प्रोटीन बनाना है, इंसुलिन बनाना है, तो मैं किसी एनिमल का इंसुलिन वाला डीएनए ले लूंगी और उसको मैं अपने बैक्टीरिया में डालूंगी, पर इसको मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकती, तो इसको मैं एक वेक्टर की मदद से डालूंगी। पर ये जीन सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए मुझे होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर कॉम्पिटेंट होस्ट। चलो, जैसे कि मैंने बोला कि ये लेक्चर सीईटी और बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर सीईटी स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर सॉइल बैक्टीरियम दैट कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज? तो कौन सा बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज होता है? यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नेक्स्ट, डैश वाज डेवलप्ड एंड देन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने दिया है? यस, rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी टेक्नोलॉजी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर पीसीआर प्रोसेस इज नोन एज? कौन सा मशीन यूज करते हैं हम पीसीआर प्रोसेस के लिए? थर्मल साइक्लर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर? पहले 95 डिग्रीज, फिर 55 डिग्रीज, फिर 72 डिग्रीज। डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, DAE, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। हाँ, तो ये वाला स्टेप आएगा ना ऑप्शन नंबर डी, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। पर इधर पहले पॉलीमराइजेशन बोला है, तो दिस इज रॉन्ग, पहले ये आता है फिर ये आता है। नेक्स्ट, पेयरिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज। तो देखो, डीनेचुरेशन में हमने डीएनए को अलग अलग किया, अब इधर पे एक प्राइमर आएगा, इधर पे एक प्राइमर आएगा। प्राइमर अटैचमेंट कौन से स्टेप में होता है? अनीलिंग स्टेप में। वन साइकिल ऑफ पीसीआर टेक्स हाउ मेनी मिनट्स? अराउंड 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 सेकेंड्स नहीं, आवर्स नहीं, 3 to 4 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्मिड वेक्टर? कौन सा एग्जाम्पल प्लास्मिड वेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? P फॉर प्लास्मिड, P फॉर प्लास्मिड, P फॉर प्लास्मिड, ये सारे प्लास्मिड वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। N13 इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आया गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफाज वेक्टर, तो आप M13 या लैम्डाफाज लिख सकते हो। ये दो एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स के, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलो, तो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ थोड़ा सा चिट्टू पुट्टू सा पार्ट बचा है चैप्टर का, जो फटाफट से देख लेते हैं कि आपका rDNA टेक्नोलॉजी होता कैसे है। देखो, अभी इसको करने के लिए कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात तो आपका जो डीएनए सैंपल था, आपने अपना डीएनए सैंपल लिया, डीएनए में से आपने अपना जीन कट करके निकाला। अब इस जीन को जब आप कट करके निकालते हो तो आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये अपना क्लोनिंग वेक्टर है। जिस एंजाइम से हमने अपने डीएनए को कट किया था, उसी एंजाइम से हम क्लोनिंग वेक्टर को कट करते हैं ताकि ये दोनों इजीली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको हम सेपरेट कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो देखो, now DNA foreign DNA, now this DNA is called as foreign DNA या पैसेंजर DNA। देखो, ये आपका डोनर सेल है, इसमें से आपने डीएनए को सेपरेट किया, तो अब इस डीएनए को हम बोलते हैं पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए। आपको हर बार नया डीएनए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसका रेडीमेड डीएनए लाइब्रेरी भी प्रेजेंट होता है जहां से आपको रिसर्च करने के लिए डीएनए सैंपल्स मिल सकते हैं। डीएनए निकालने के बाद अब हमको वेक्टर चाहिए, तो जिस एंजाइम से हमने डीएनए कट किया था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर कट करते हैं। एक बार हमने वेक्टर कट कर दिया, इधर देखो, एक बार हमने इधर पे वेक्टर कट किया तो इधर पे आपका टारगेट डीएनए आ जाता है। ये देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को कट कर रहा है, तो आप अपने वेक्टर को भी ऐसे ही कट करते हो और फिर वेक्टर की जगह पे इधर पे हम अपना टारगेट डीएनए लगा देते हैं डीएनए लाइगेज की मदद से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेक्टर कट किया, अब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज की मदद से, तो अब हमको नया डीएनए मिल गया, दैट इज rDNA। वेक्टर, V फॉर वेक्टर, V फॉर व्हीकल, इसको हम व्हीकल डीएनए बोलते हैं।
और इसको हम पैसेंजर डीएनए बोलते हैं या फॉरेन डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर के अंदर अपना फॉरेन डीएनए डालेंगे। एक बार हमने फॉरेन डीएनए वेक्टर के अंदर डाल दिया, सो नाउ ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट सेल। तो अब हम क्या करेंगे, ये आर डीएनए को अपने होस्ट बैक्टीरिया में डालेंगे। तो देखो ये किसकी मदद से करते हैं, हम बैक्टीरियोफाज की मदद से करते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपने टारगेट डीएनए को अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और अब हम इसको रिप्रोड्यूस होने देंगे। एक बार इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गया तो इसमें से अपने को जो ये डॉटर सेल्स मिलेंगे, इसमें से जो सक्सेसफुल डॉटर सेल्स मिले हैं वो सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम एम्प्लीफिकेशन करने के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें से जो सक्सेसफुल डॉटर सेल्स मिलेंगे उनको हम सिलेक्ट करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन होने दिया, मल्टीप्लीकेशन होने दिया, उसमें से हमने अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया कि चलो जो डीएनए सक्सेसफुली रेप्लिकेट हुआ है वो वाला सेल ले लेते हैं, और अब इसमें अपने को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, तो अब हम इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, और इससे जो अपने को प्रोटीन मिल रहा है वो प्रोटीन हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। तो लास्ट में स्टेप आता है, पहले हमने जीन लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, उसको वेक्टर में डाला, वेक्टर और जीन को ज्वाइन किया, उसको होस्ट सेल में डाला, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई, मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद हम उसको मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। The Center for Cellular and Molecular Biology is located in Hyderabad. It is a very important research organization जहाँ पे आपको ज्यादा करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस सीखने को मिलता है। या इस सेंटर का मेन बेसिक गोल क्या है, हाई क्वालिटी बेसिक रिसर्च, ट्रेनिंग इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, प्रमोट सेंट्रलाइज्ड नेशनल फैसिलिटीज फॉर न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स। तो इस हैदराबाद के इस रिसर्च सेंटर में जितना डिटेल में स्टडी होता है बायोटेक्नोलॉजी पे, उतना पूरे इंडिया में ज्यादा कहीं नहीं होता है। तो हमने अपना जो भी प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को अब हम प्यूरिफाई करते हैं, उसका ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब आगे अपने को क्या दिया है, बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशंस। ये बस एकदम छोटा सा टॉपिक है। एनिमल इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है, इसके अलग अलग यूजेस क्या क्या हैं वो अब हम देखने वाले। तो अब तक सबको समझ में आया है पक्का? ऑलराइट। तो देखो आपका जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा या तो एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं या तो एक आधा डेफिनेशन पूछा जाता है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना ऑब्जर्व किया है, तो इस टॉपिक में से मोस्टली एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अभी सबसे पहली बात अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका पहले हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, पहले हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन आज न्यू रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की मदद से हम डेडली से डेडली डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड फैक्टर्स आपके पास अगर नहीं होते थे तो क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाता था, एम्फीसाइमा, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड क्लॉट, पार्चुरेशन, ये जो इतने डिफिकल्ट डिसऑर्डर्स या डिजीज या हेल्थ कंडीशंस है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास अब ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है जिससे हम अपनी ह्यूमन की लाइफ इजी बना सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा टेबल अगर आप लर्न कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से कभी भी कुछ भी आता है। लेकिन अगर आपने इसमें से लर्न नहीं किया है तो मैं 3 नाम बताने जा रही हूँ जो आपको कंपलसरी लर्न करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं सीईटी में भी और बोर्ड में भी। सबसे पहला तो आपको इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर प्रोटीन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एम्फीसाइमो के लिए हमने कौन सा एंटीबायोटिक प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाया है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 नाम अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ही, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना ये हमारा सबसे पहला प्रोटीन था। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, एंड ये हार्मोन अपने पैनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से बनता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सर एडवर्ड शार्पी शाफर ने 1916 में। हकुरा और बाकी के जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकली डीएनए सीक्वेंस को सिंथेसाइज किया, जिसकी मदद से वो आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सके। एंड गिलबर्ट एंड विलोकोमोर्फ इन्होंने इंसुलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन हमको मिलता है ये हम बीटा गैलेक्टोसाइड जीन के बाजू में इंसर्ट करते हैं, और फिर ये प्लास्मिड्स हम ई कोलाई में ग्रो करते हैं। तो एक बार जब ई कोलाई में ये जीन ग्रो हो जाता है, ये आपका जीन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका होस्ट यानी ई कोलाई इट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल एंजाइम पेनिसिलिनेज प्लस प्री प्रो इंसुलिन। तो इसमें से ये जो प्री प्रो इंसुलिन है इसको हम ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट देके इसमें से मॉडिफाइड इंसुलिन यूज करते हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बेच देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्सीन प्रोडक्शन, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुआ है। इतनी बड़ी जो महामारी पैंडेमिक फैला था, कोविड आया था, उसका भी हमको वैक्सीन प्रोडक्शन करना पड़ा। तो वो सब कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हमारा जो पैथोजन होता है, हम उसी पैथोजन को वीक करके या उसके टॉक्सिन प्रोडक्ट को वीक करके एटेन्यूएट करके ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट कर सके। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। वैक्सीन में ओरल वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, काफी ज्यादा फेमस हुआ था ओरल वैक्सीन वाला अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो केमिकली वैक्सीन को स्टोर नहीं कर सकती हैं, या उनके इधर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। एडिबल वैक्सीन कंपेरेटिवली चीपर होते हैं। तो एडिबल वैक्सीन का एक एग्जांपल है मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन। ये वैक्सीन बनाया गया था अगेंस्ट बैसिलस, ठीक है, लेकिन ये वैक्सीन के कुछ प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया गया। बट इसके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा नोबल रिसर्च चालू है कि एडिबल वैक्सीन कैसे बनाया जा सके, जिससे आप हर एक कम्युनिटी तक, हर एक कंट्री, हर एक एरिया तक ये वैक्सीन पहुंचा सको, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं? अपने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा के, उसकी क्वालिटी बढ़ा के, उसकी क्वांटिटी बढ़ा के। नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्यों करना रहता है भाई? समझो कोई डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, कोई जीन डिफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, तो उसको मैनिपुलेट करके अगर उसको चेंज करना है, तो वहां पे हम जीन थेरेपी यूज करते हैं। जीन थेरेपी में हम अपने डिजीज कॉजिंग जीन को या तो रिप्लेस करते हैं, या ऑल्टर करते हैं, या उसको रिमूव करके दूसरा जीन डाल सकते हैं, या अगर कोई जीन एब्सेंट है या एबनॉर्मल है, तो उसकी जगह पे हम नॉर्मल जीन इंसर्ट कर सकते हैं। जीन थेरेपी बेसिकली क्यों की जाती है? रिप्लेसमेंट करने के लिए, डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रिवर्स करने के लिए, और बैक्टीरियल या वायरल जीन्स की मदद से वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस हैं जीन थेरेपी के। जीन थेरेपी करने के 3 तरीके होते हैं। एक्स वीवो, यानी कि आपका जो डिफेक्टिव सेल है उस सेल को निकालो, उसका जीन चेंज करो और फिर वो ऑर्गन वापस बॉडी में डालो। इन वीवो मतलब डायरेक्ट टारगेट सेल के पास नया जीन डालो। और यूज ऑफ वायरोसोम्स मतलब क्या होता है? इसमें हम वायरोसोम्स या वायरल या बैक्टीरियोफाजेस की मदद से बायोचिप्स बना के ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो जीन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाए। जीन थेरेपी 2 टाइप की बताई गई है, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक सोमैटिक जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है? हम डायरेक्ट अपना जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन होगी उसी को रिप्लेस करते हैं, ताकि जो नया जीन बने वो जीन आपके नेक्स्ट जनरेशन तक भी ट्रांसफर हो, यानी कि ये जीन इनहेरिट होती है। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में क्या करते हैं? समझो मैं बड़ी हो गई, मेरे बॉडी में कोई पर्टिकुलर पार्ट में अगर डिफेक्ट है, तो सिर्फ मेरे उस पर्टिकुलर पार्ट में जीन थेरेपी किया जाएगा, जिसके वजह से ये सेम जीन आगे इनहेरिट नहीं होगा। जो मेरा ओरिजिनल जीन था वही जीन आगे इनहेरिट होगा। तो ये वाला जो जीन है ये जर्म सेल्स में आगे पास ऑन होता है। सोमैटिक जीन थेरेपी सिर्फ मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, मेरे आगे की जनरेशन को ये नया जीन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सोमैटिक सेल्स में थेरेपी की है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो हम प्लांट्स या एनिमल्स को जब चेंज करते हैं, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज करते हैं, ताकि कोई मुर्गी ज्यादा अंडा दे, कोई गाय ज्यादा दूध दे, कोई शीप ज्यादा वुल दे, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम क्यों ग्रो करते हैं? ताकि अपने को ज्यादा मिनरल कंटेंट वाला, ज्यादा फूड कंटेंट वाला, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का प्लांट मिले, जिसमें से हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एडिबल वैक्सीन बना सके, जिससे अपने को एंटीबॉडी मिले, एंटी मलेरियल ड्रग्स मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का? पहला एग्जांपल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, जैसे कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट नोन फॉर इट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये जो अपने बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल जीन होता है, क्राइजीन, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है। जब भी आपका कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पत्ते को खाने जाएगा, तो उस पत्ते के, उस कीड़े मकोड़े के पेट में ये बीटी स्पोर चला जाएगा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का स्पोर। इस स्पोर का ह्यूमंस के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया जाता है, इट इज ओनली इफेक्टिव फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये स्पोर जैसे इस इंसेक्ट के पेट में जाएगा, ये प्रोटीन रिलीज करेगा। ये प्रोटीन क्या करता है? ये अपने इंसेक्ट का जो गट है, इंसेक्ट का जो इंटेस्टाइन है, उसका पीएच बेसिक होने की वजह से ये प्रोटीन उसके पीएच के साथ इंटरफेयर करता है, और ये प्रोटीन इंसेक्ट के स्टमक के सेल्स को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, तो अपना क्रॉप बर्बाद नहीं होता है। सो बीटी कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन करके हम प्लांट्स का विटामिन और मिनरल कंटेंट भी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि गोल्डन राइस, ये एक ऐसा क्रॉप है जिसमें हमने विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम की है। राइस में हमने विटामिन ए डाल दिया, ताकि जो भी लोग उसको खाएं तो उनको विजन प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कमी से लोगों को ज्यादातर विजन प्रॉब्लम होता है, रात में उनको जल्दी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विटामिन ए से रॉड सेल्स बनते हैं, ठीक है।
तो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज को ही हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो गोल्डन राइस में हम विटामिन ए डिफिशियंसी करते हैं, गोल्डन मस्टर्ड में हम विटामिन ए डेफिशिएंसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देन आयरन डेफिशिएंसी की मदद से हम हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी की मदद से हम माल न्यूट्रिशन कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जो अलग अलग जीन से किया जा सकता है। अब इसमें से क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सा जीन आप लेते हो। सो द जीन्स फॉर फेरिटिन प्रोटीन जो आयरन डेफिशिएंसी ठीक करता है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोयाबीन एंड फेसियोलस, और इसको हम राइस में इंसर्ट करते हैं। तो ये देखो, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हमने ये जीन यूज किया है ताकि हमको ये पर्टिकुलर क्रॉप मिल सके। आपको ये टेबल में से कुछ आता नहीं है, बस ऐसे ही जनरली दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो प्लांट को ग्रो करते टाइम आप नेचुरली ग्रो कर रहे हो, लेकिन ग्रो होने के बाद उसको जल्दी सड़ने से कैसे बचाया जा सके। एक टमाटर का एग्जांपल लेते हैं। टमाटर जब मार्केट में आता है तो ट्रांसपोर्टेशन होते होते ही 2 दिन लग जाते हैं, और 2 दिन के बाद वो टमाटर तुरंत सड़ने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि टोमेटो के अंदर एक जीन बनता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन। ये जीन क्या करता है, ये हमारे टमाटर की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से टमाटर 3-4 दिन में ही सड़ जाता है, गीला हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन को स्टॉप कर दिया। इस एंटीसेंस जीन की मदद से हमने ये जीन बनने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा जो टोमेटो है, ये टोमेटो आराम से 3 दिन की जगह 3 हफ्ते तक टिकेगा, सड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स एज फैक्ट्रीज, हम प्लांट्स में से बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे अलग अलग एंटीबॉडीज, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट्स को हम बायो फैक्ट्री के जैसे भी यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो, प्लांट से फ्यूल मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, एंटीबॉडीज मिलते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, तो सुपर ग्लू जो टोबैको प्लांट से मिलता है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अधेसिव प्रोटीन्स होते हैं, जो पत्थर, जो मरीन के मसल्स में भी पाए जाते हैं। मसल्स यानी कि छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये पत्थर से जिस तरीके से चिपकते हैं, तो उनके अंदर ये कौन सा लिक्विड है, जैसे स्नेल, बारिश में जो स्नेल निकलते हैं, वो कौन सा ऐसा लिक्विड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो दीवार के एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में चढ़ जाते हैं। उसके ऊपर रिसर्च चालू है, जिससे अपने को सुपर ग्लू मिल सकता है, और यही सुपर ग्लू हम यूज कर सकते हैं सर्जरी के टाइम पे, ताकि टाके ना मारना पड़े। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हम ले सकते हैं जिनके अंदर सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जो हमको कॉड लिवर ऑयल से मिलती है। ऐसे प्लांट्स जो एंटी मलेरियल ड्रग बनाने में हेल्प करें, आर्टिमेसिनिन, ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। ऐसे प्लांट्स जो आपको ज्यादा से ज्यादा नेचुरली पेन किलर्स डेवलप करने में हेल्प करे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। ओरल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्लांट्स के, और वो प्लांट्स किस चीज के लिए यूजफुल है ये आपको दिए गए हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल फॉर सीईटी एस्पिरेंट्स, और बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं। डीएनए आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म इज क्लीव्ड विद, डीएनए को हम कौन सी एंजाइम की मदद से कट करते हैं जब हम डोनर ऑर्गेनिज्म से ये डीएनए बाहर निकालते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अ डीएनए फ्रेगमेंट विद डिजायर्ड जीन इज नोन एज, ये आपका डीएनए है, इसके पास आपका डिजायर्ड जीन है, तो इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? व्हीकल, बोथ ए एंड सी, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए एंड पैसेंजर डीएनए। अच्छा, और डीएनए फ्रेगमेंट बोला है, मतलब ये नहीं आएगा, आपका ये डोनर डीएनए है, इसमें से आपने इस डीएनए को निकाला और इसको कट किया, तो कट करने के बाद ये जो छोटा सा टारगेट जीन आपके पास बचा है, इस टारगेट जीन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन कॉम्पिटेंट होस्ट टेक अप काइमेरिक डीएनए, कौन से प्रोसेस की मदद से? काइमेरिक मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस की वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनते हैं। आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसाइमा, अभी मैंने बताया था, एम्फीसाइमा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। Which biological preparation that provides acquired active immunity against a certain disease? Dash is a biological preparation, acquired immunity, active acquired immunity, वैक्सीन ना, वैक्सीन जब आप बॉडी में डालते हो तो आपकी बॉडी खुद उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है, तो इट इज एक्टिव प्रोसेस, राइट, हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन टू डिलीवर जीन्स दैट स्पीड अप द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स? By introducing gene in an edible plant, supply genes that cause cancer cells to deliver bacterial or viral genes as a form of vaccination. तो सारे के सारे पॉइंट्स, एक मिनट, इसमें से थर्ड वाला पॉइंट, by introducing gene in an edible plant, नहीं, by introducing gene in a vaccine। इसमें हम एडिबल प्लांट में जीन नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, हम इसमें
जीन इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन में। तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस अपने करेक्ट है। ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये अपने जीन थेरेपी के पॉइंट्स हैं। ये जीन थेरेपी हम किधर किधर यूज करते हैं, ये वाला पॉइंट दिया था, ये वाला पॉइंट दिया था, ये वाला पॉइंट दिया था। हाँ ये देखो वायरल जीन्स एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, उधर पे एडिबल प्लांट बोला है, तो ये वाला ऑप्शन उधर पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो देखो किसी भी एनिमल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमको मिले, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले, इसीलिए हम एनिमल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में वो एनिमल यूज हो सके, जैसे कि हैमस्टर्स हो गए, माउस हो गए। देन फॉर मेमेलियन डेवलपमेंट जेनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी की फील्ड में हम एनिमल्स को यूज कर सके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में हम एनिमल्स को यूज कर सके, कैंसर रिसर्च की स्टडी के लिए एनिमल्स को यूज कर सके, उनका मिल्क यील्ड, मीट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, वुल प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें ट्रांसजेनिक माइस और कैंसर रिसर्च की, तो इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर इन हार्वर्ड यूएसए में इन्होंने एक ऐसा ट्रांसजेनिक माउस का मॉडल बनाया जिसमें ये 2 कैंसर जीन्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, MYC एंड RAS, टू आइडेंटिफाई इफ दे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर इन माइस ट्रांसफॉर्म्ड विद दीज जीन्स। तो कैंसर रिसर्च के लिए हम माउस का यूज करते हैं, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, जो फार्म एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, उनको हम क्यों उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करना चाहेंगे, ताकि वो अपने को ज्यादा मीट दे, ज्यादा अच्छे क्वालिटी का मीट दें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एग प्रोडक्शन अच्छा मिले, वुल का प्रोडक्शन अच्छा मिले, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स होने चाहिए, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे अपने को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे सके। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज व्हाई वी नीड टू डू ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स। ये देखो काउज और चिकन से ज्यादा मीट प्रोडक्शन मिल सकता है, ज्यादा मिल्क और एग का प्रोडक्शन मिल सकता है, और ह्यूमन के लिए जो इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक्स है वो थेराप्यूटिक्स भी हमको मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन, ज्यादा अच्छा कॉटन, ज्यादा अच्छा एग और ज्यादा क्वांटिटी का मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसजेनेसिस। ठीक है, जैसे इधर एक एग्जांपल दिया है, एक नॉर्मल काउ, एडिशनल कॉपीज ऑफ बोवाइन बीटा और कापा केसिन इनटू डेयरी केटल evaluated the effect on milk production. Transgenic offspring had an 8 to 20% increase in beta casein and a 2-fold increase in kappa casein. मतलब नॉर्मल काउ के कंपैरिजन में ट्रांसजेनिक काउ ज्यादा प्रोटीन वाला मिल्क बना रही थी, विच इज अ गुड थिंग, राइट। ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्शन, सिर्फ मिल्क नहीं, मिल्क के साथ साथ बहुत सारे उनके ब्लड में ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए यूज किए जा सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज ठीक करने के लिए किए जा सकते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बनाने के लिए ठीक किए जा सकते हैं। ट्रांसजेनिक शीप की अगर हम बात करें तो शीप से अपने को वुल मिलता है, कैसे, केराटिन प्रोटीन की मदद से। केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए वी नीड 2 अमीनो एसिड, सिस्टीन ई एंड सिस्टीन एम। ये दोनों अमीनो एसिड्स की वजह से ज्यादा केराटिन प्रोटीन बनता है, जिससे शीप में ज्यादा वुल बनता है। तो अगर मैं किसी शीप में ये 2 जीन्स डाल दूं तो मुझे ऑब्वियसली ज्यादा बेटर क्वालिटी का वुल और ज्यादा क्वांटिटी का वुल मिलेगा, जिससे मैं ज्यादा मार्केट में उसको बेच के पैसे कमा सकती हूँ। ट्रांसजेनिक पिग्स को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन? जब हम एनिमल्स को यूज करते हैं उसमें ह्यूमन के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्टोर करने के लिए, ऐसे टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जिसका एक अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल भी आया था कि किसी ह्यूमन के बॉडी में पिग का हार्ट डाला गया था, 6 महीने 2-3 महीने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ H1N1। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है अपने पास कि हाँ हम ह्यूमंस का हार्ट भी एनिमल्स में इम्प्लांट कर सकते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसजेनिक फिश की अगर मैं बात करूं तो फिश से अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है, कैल्शियम मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है। तो अगर मैं फिश के अंदर की जीन क्वालिटी चेंज कर दूं तो उसके वजह से क्या होगा, मुझे उस फिश में इंक्रीज्ड कोल्ड टॉलरेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा ठंडे टाइम में मैं उस फिश को स्टोर कर सकती हूँ, प्लस मुझे उस फिश की इंप्रूव्ड ग्रोथ दिखाई देगी, जिससे मुझे अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रोटीन्स मिलेंगे उस फिश में से। ट्रांसजेनिक चिकन की अगर मैं बात करूं तो you will get low fat and high cholesterol levels in high protein containing egg। अपने को ज्यादा हेल्दी और ज्यादा क्वांटिटी के एग्स मिलेंगे ट्रांसजेनिक चिकन में से। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। ये जो पूरा चैप्टर का नोट्स है जिसमें मैंने ये खुद से टेबल्स बनाए हैं, ये टेबल आपको हमारे ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करो। अगर समझो आपका नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब या तो आपके फोन की मेमोरी कम है या तो आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं। तो अगर फाइल ओपन नहीं होती है तो थोड़ा रुको, ठीक है, पहले फोन की मेमोरी चेक करो, फिर बैकग्राउंड के सारे ऐप क्लियर करो, फिर 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन होगा, क्योंकि कभी कभी फाइल हैवी रहती है तो पीडीएफ प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट? टोबैको। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? टोबैको।
द क्राइजीन विच इज प्रेजेंट इन बैसिलस thuringiensis, इसके वजह से क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है। सो क्राइजीन बोला मतलब बैसिलस thuringiensis। चलो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। विटामिन ए, विटामिन प्रो विटामिन ए, विटामिन ई के लिए कौन से क्या यूज किया गया था? फ्रुक्टन यानी शुगर। तो शुगर कौन से पर्टिकुलर क्रॉप्स में इंक्रीज की गई थी? शुगर बीट में। प्रो विटामिन ए इन राइस। तो देखो इधर पे क्या दिया है, 1 का, अच्छा 1 का सी, मैंने क्या किया इधर पे 2 का डी, फ्रुक्टन्स फॉर शुगर। तो 2 का डी तो पूरा कॉमन है। प्रो विटामिन ए वॉज यूज फॉर राइस, करेक्ट। विटामिन ए गोल्डन राइस बनाया गया था, तो ये वाला एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन विटामिन ई फॉर कैनोला बार्स, कैनोला आपका प्रोटीन बार होता है, ठीक है, कैडबरीज में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है, ये आपके ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर टोमेटो हैज लॉन्गर शेल्फ लाइफ, दिस इज ट्रू, क्योंकि वेराइटी ऑफ टोमेटो एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेस इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो असर्शन इज राइट एंड रीजन फॉर असर्शन इज ऑल्सो राइट। यस, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मलेरियल ड्रग, अभी अपन ने पढ़ा था आर्टिमेसिनिन, देखा था ना जीन थेरेपी वाले पॉइंट में। नेक्स्ट, to increase wool production which two amino acids are used? cysteine E and cysteine M। कौन से दो अमीनो एसिड्स हम यूज करते हैं? cis E and cis M। ये देखो इधर इस टेबल में बताया है मैंने, cis E and cis M, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, बायोएथिक्स, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट क्या होता है? बायोएथिक्स मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको वो स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, ताकि आप नेचर को बिना डिस्ट्रॉय करके साइंटिफिक रिसर्च में डेवलपमेंट कर सको, ठीक है। अगर जैसे कि अगर कोई एनिमल्स को आप यूज कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। आप एनिमल्स को ऐसे ही बिना किसी परमिशन के अपने रीजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको सफर नहीं करा सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। और जब भी आप कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हो तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट परमिशन होनी चाहिए, प्रॉपर कमिटी की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट पे अलग अलग तरीके से असर होता है, जैसे हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंट। अभी इधर पे क्या होता है कि कभी कभी हम एक केमिकल यूज करके एक ऑर्गेनिज्म को टारगेट करते हैं, बट उसके चक्कर में दूसरे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन खत्म हो सकता है, तो दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड यूज। इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज, ये भी वही बताया है कि बीटी कॉर्न विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन पेस्टिसाइड, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन मोनार्क बटरफ्लाई पॉपुलेशन। मतलब एक इंसेक्ट को मारने की जगह पे हम दूसरे इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम करते हैं, जिसके वजह से आपका की स्पीशीज पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकता है। इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ, एलर्जीज की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, वो लोग नट एलर्जीज के ऊपर स्टडी कर रहे थे। सो ब्राजील नट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन इन सोयाबीन। ब्राजील के मूंगफली का जीन यूज किया सोयाबीन में डालने के लिए, तो बाद में पता चला कि जो लोग सोयाबीन खा रहे हैं उनके अंदर भी नट वाली एलर्जी देखने को मिल रही है। मतलब मुझे नट से एलर्जी है पर मैंने तो सोयाबीन खाया, तो मुझे वो इन्फेक्शन कैसे हो गया? क्योंकि उस सोयाबीन में ब्राजील वालों ने नट वाला जीन डाला था। तो ऐसे ह्यूमन के हेल्थ पे भी आपको एलर्जी ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके अभी तक तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसका न्यू प्रोटीन का क्या, हम डेली लाइफ में जो न्यू प्रोटीन यूज कर रहे हैं इसके भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अभी तक साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमंस के ऊपर इसका कोई खतरनाक यूज देखने को मिल सकता है या नहीं। फूड एडिटिव्स की बात करें तो देखो, जो हम एडिबल वैक्सीन, एडिबल एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, इसकी मदद से हम फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और उसके टेस्ट को भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड नरिशमेंट एज वेल एज डिजीज रेजिस्टेंट टू दोज कंट्रीज जो बहुत ज्यादा पुअर है, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप खाने कोई ऐसा न्यूट्रिशन बना दो कि वो खाना खाएंगे तो उनको डायरेक्ट वैक्सीन मिल जाएगा, ताकि उनको पैसा भी वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ डिजीज, इसका उल्टा भी हो सकता है असर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसको ध्यान में रख के रिसर्च कैरी करना होता है, और इसीलिए एथिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नया प्रोडक्ट बनाते हो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड और सीईटी में पूछा जाता है। हम जो भी नया जीएमओ बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसके लिए हमको एक इंपॉर्टेंट कमिटी की परमिशन लेनी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है जिसके वजह से आप अपने रिसर्च को लीगली कैरी आउट कर सकते हो और बिना ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाए। बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके आपको इसकी कदर समझ में आएगी। समझो आपने कोई नया आयुर्वेदिक प्लांट या नया आयुर्वेदिक मेडिसिन डिस्कवर किया है, तो उसका पेटेंट आपके नाम पे होना चाहिए, नहीं तो दूसरे कंट्री वाले आपके नाम का पेटेंट अपने नाम पे करा के वो खुद पैसा छापेंगे। क्योंकि पेटेंट 3 टाइप का होता है, ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम।
ग्रांट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके लिए आपको पैसा देती है, ठीक है। और इंडिया में ज्यादा करके प्रोसेस पेटेंट होता है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता है। मतलब सेम प्रोडक्ट तुम भी बनाओ, सेम प्रोडक्ट मैं भी बनाऊं, लेकिन मेरा मेथड अलग है, तुम्हारा मेथड अलग है। अगर किसी ने मेथड चुरा लिया तो फिर आपका पेटेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। वो टार्जन द वंडर कार मूवी है ना, उसमें उसका पेटेंट की वजह से इतना सब झोल हुआ था। कार की अनोखी डिजाइन, जैसे कि पानी पे चलने वाली कार किसी ने बनाई और उसका पेटेंट उसके दोस्त ने चुरा लिया, तो गवर्नमेंट वो कार उस दोस्त के नाम पे रजिस्टर करेगी, आपके नाम पे रजिस्टर नहीं करेगी। फिर वो कार जितनी भी बिकेगी उसका पैसा उस दोस्त को मिलेगा, जो कि फ्रॉड निकला था, ठीक है। तो इंडिया में प्रोसेस पेटेंट मिलता है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता है, इतना आपको याद रखना है। और ड्यूरेशन कितना होता है इस पेटेंट का? 5 इयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, जिस दिन वो अप्रूव हो गया वहां से 5 साल तक रहता है। और नहीं तो जिस दिन आपने फाइल किया था वहां से अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स तक चलता है पेटेंट, ठीक है। फर्स्ट बायो पेटेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहला बायो पेटेंट किसके लिए किया गया था? जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुडोमोनास फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल, मतलब पानी के ऊपर जो ऑयल गिर जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था जिसको पेटेंट किया गया था? सुडोमोनास स्पीशीज, अंडर द टाइटल ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन। ये पेटेंट किसने इशू किया था? डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पेटेंट ज्यादा करके आपके प्रोडक्ट के प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है कि वो प्रोडक्ट कितना यूनिक है और उसको कैसे बनाया गया है। However, this patent was not granted by Indian government, so such a patent is considered morally unacceptable. So this is because financial powerful corporations would acquire monopoly. तो देखो, पेटेंट रजिस्टर करने के लिए कुछ कंट्रीज को पावर दी गई है, कोई एक कंट्री नहीं डिसाइड कर सकती कि हाँ ये पेटेंट अप्रूव हो गया है, क्योंकि कभी कभी जो पावरफुल बिजनेस कंपनी होती है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना पेटेंट ले लेंगे अपने पैसे के दम पे। तो ऐसा ना हो, चीटिंग ना हो, इसीलिए अलग अलग कंट्रीज को पेटेंट की टीम में रखा जाता है। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है? आपके प्रोडक्ट को कोई चुरा लेता है और वो चुरा के उसके बेनिफिट्स यूज करता है। जैसे मूवी पायरेटेड करके अलग अलग वेबसाइट पे डाल देते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाता है, फाइन लगता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। इट इज अनऑथोराइज्ड एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जो लोकल लोगों के जाके उनकी नॉलेज चुरा लेते हैं और अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं। इंडिया के पास ही कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फूड की प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको लोग चुरा के अपने नाम पे उसका पेटेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंटिंग ऑफ नीम, जो आपका इधर पे एग्जाम्पल दिया गया है ना, पायरेटिंग दिस नॉलेज द यूएसडीए एंड अमेरिकन एमएनसी WR ग्रेस, ये कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना पेटेंट चुरा लिया था कि हल्दी के जो नीम के जो बेनिफिट्स हैं वो यूएस कंपनी ने बताया। जो नॉलेज इंडिया वालों को लाखों साल से पता है वो नॉलेज बाहर वाले अपने से लेके जाते हैं और अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं। तो अब हमको वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है पता है? जब अपने पास कोई चीज होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब कोई अपने से वो चीज चुरा के लेके जाता है तब अपने को समझ में आता है अरे शिट ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, फिर हम फाइट करते हैं उसका पेटेंट लेने के लिए। तो अपने से पहले नीम का पेटेंट चुराया गया, फिर दूसरा बासमती का पेटेंट चुराया गया। यूएस टेक्सास के कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये पेटेंट चुरा के इस राइस का नाम रख दिया टेक्समती राइस और बोला कि ये राइस हमने डिस्कवर किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया पंजाब में ग्रो होता है। तो फिर हमने इस पेटेंट के अगेंस्ट भी फाइल किया और इस पेटेंट को रिजेक्ट करवाया, ठीक है। फिर तीसरा पेटेंट हमसे चुराया गया था हल्दी का, कि टर्मरिक के जो बेनिफिट्स होते हैं, ये तो अपने इंडियन रिसर्चर्स जो मिसिसिपी में जाके स्टडी कर रहे थे वो इंडियन, उनका रिसर्च वो मिसिसिपी में कर रहे थे, तो उनको लगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो उन्होंने यूएस के सपोर्ट में ये पेटेंट चुरा लिया था, जिसको हम लोग इतने सेंचुरीज से जान रहे हो, वो पेटेंट इन्होंने चुरा लिया। तो अपना जो CSIR डिपार्टमेंट है, ये ऑफिसर्स ने पूरा प्रोसेस री एग्जामिन किया, बात की एकदम तह तक गए, कहाँ से ये पेटेंट मिला, कैसे गया, इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, और फिर जाके पता चला कि ये सब फ्रॉड था और फिर अपने को अपना पेटेंट वापस मिला। इसीलिए कभी भी कोई भी रिसर्च करते टाइम ज्यादा लोगों के सामने बवाल नहीं करना चाहिए। आपके गाइड को सिर्फ पता होना चाहिए आप क्या रिसर्च करो, ये सब आगे जब आप PhD करोगे तब आपको पता चलेगा। प्लस आपको ये भी चेक करते रहना चाहिए कि आपके कंट्री के जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है उसका पेटेंट आप रिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं तो सामने वाला कभी भी आपका इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में ये इंपॉर्टेंट समझाई जाए कि जो चीज आपकी है उसको रजिस्टर करवाओ। अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाओगे तो कोई और उसको अपने नाम पे कर लेगा और उसके बेनिफिट्स कमाएगा। सो दिस इज द बायोपायरेसी। इसमें से आपको एक एग्जांपल 100% पूछा जाएगा बायोपायरेसी में से, और बायोपेटेंट या बायोएथिक्स का डेफिनेशन आता है। ये देखो, बायोपेटेंट, बायोएथिक्स और बायोपायरेसी, इसका डेफिनेशन आपको कंपलसरी पता होना चाहिए।
ठीक है, एंड एग्जाम्पल, ये आपको कंपलसरी बोर्ड और सीईटी में पूछा जाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड इन अ ट्रांसजेनिक फिश? कोल्ड में रहने की प्रॉपर्टी और अच्छी ग्रोथ दिखाने की प्रॉपर्टी। सो बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे और जिसका भी आंसर राइट होगा उसका कमेंट में पिन करूंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यह रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ एक्सप्लेन करने जाऊंगे तो 6 घंटे लगेंगे। इससे अच्छा डिटेल वाला वीडियो जाके देख लो। और जो बच्चे एमएसटी सीईटी में 95 से भी ज्यादा परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, जिनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो वो बिना सोचे समझे 1% का भी सेकंड थॉट ना लाए, हमारा वरदान बैच का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने 120 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है, प्लस इसका चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दिया है, प्लस आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं। 600 से भी ज्यादा एमसीक्यूज के आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो 2023 के हैं। समझो, अगर आपको डिटेल लेक्चर नहीं देखना है क्योंकि यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल है, तो आप सिर्फ खुद की प्रैक्टिस के लिए ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट का प्राइस अलग से आप सस्ता है, 100-200 रुपए का है, वो परचेज कर सकते हो। या तो फिर वरदान बैच का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा डिटेल 19 चैप्टर्स बायोलॉजी के कवर किए जाएंगे विद एवरी चैप्टर के 100-120 एमसीक्यूज, ठीक है। चलो, इतना अगर आप कर लोगे, ये क्रैश कोर्स, मुझे मैं इतना यकीन से बोल सकती हूँ कि जो ये बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा बायो के लिए, उसका फार्मेसी कॉलेज, अच्छे फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन पक्का है। मतलब बिना ज्यादा सेल्फ स्टडी किए भी अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इतना एमसीक्यूज हम कवर करेंगे, बस आपको डेली अटेंड करना पड़ेगा। तो आपको बस ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करना है और क्रैश कोर्स परचेज करना है। अदरवाइज आप फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हो। फ्री मटेरियल आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना। अब अपने जो 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 7, 11 और 15, तो इसमें से मैं मोस्टली चैप्टर नंबर 7 पहले खत्म करूंगी, फिर 11 और 15 में जाएंगे और बोर्ड के पहले आपको ये तीनों चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर और याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय।